अस्सलामुअलैकुम। अभी तक ज़िंदा है, अभी तक ज़िंदा है। आज के चैप्टर्स तो मज़ेदार हैं, लेकिन पास पेपर्स जो पीछे वाले सेशन से ओपनिंग बैलेंस में आ रहे हैं वो जो है वो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। कंपटीशन और आर्बिट्रेशन, ये दो लॉज हैं इस चैप्टर का टारगेट। आर्बिट्रेशन का लॉ छोटा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल है, और इसकी लैंग्वेज की वजह से अक्सर लोग इसमें परेशान रहते हैं कि ये क्या है और किस तरह से है। और देन कंपटीशन का लॉ है, उसका एक बेसिक अगर आपको इंट्रोडक्शन हो, चीज़ें पता हो, तो वो काफ़ी हद तक आपके ग्रिप में आ जाता है। आर्बिट्रेशन, सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि जो कोर्ट है, कोर्ट के अगेंस्ट एक सिस्टम है आर्बिट्रेशन, कि हम कोर्ट की तरफ नहीं गए, हम गए आर्बिट्रेशन की तरफ। ऐसे ही है। आर्बिट्रेशन क्या था? सालिसी, कि आप किसी को अनाउंस कर देते हैं कि फलाना शख्स है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करवाएगा, और जो उसने फैसला कर दिया वो फैसला हम सबके लिए ज़रूरी होगा। तो जब आप कोई भी मैटर रेफर करते हैं टूवर्ड्स आर्बिट्रेटर, तो इसको कहते हैं रेफरेंस। रुजू करना, राब्ता करना, अप्लाई करना। तो इस लॉ में कुछ टेक्निकल वर्ड समझ लेते हैं। जब टेक्निकल वर्ड समझ लेंगे तो पूरी स्टोरी हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगी। तो रेफरेंस का मतलब होता है आर्बिट्रेशन की तरफ रेफरेंस करना। रेफरेंस का मतलब है कि राब्ता करना, किसी को अप्लाई करना, किसी से कहना आप आएं और आप आर्बिट्रेशन में हमारे साथ दें। फिर आर्बिट्रेटर किसे कहते हैं? आर्बिट्रेटर वो शख्स, वो इंसान जिसको आपने राब्ता किया, वो इंसान जिसको आपने कहा आपने हमारे दरमियान फैसला कराना है और हमारा ये झगड़ा है। ये एक इंसान बाय नेम भी हो सकता है, ये ओहदे का भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो हमारे दरमियान फैसला कराएगा। तो मार्केटिंग डायरेक्टर पहले शकील साहब थे, अब सुहेब साहब हैं और आगे मजीद साहब होंगे। Whoever is the मार्केटिंग डायरेक्टर, वो इनके दरमियान फैसला करवाएगा, तो वो इनका आर्बिट्रेटर होगा। तो आर्बिट्रेटर किसी पोजीशन का नाम भी हो सकता है और किसी इंसान का नाम भी, कि जी इम्तियाज साहब हमारा फैसला कराया करेंगे। तो आर्बिट्रेटर कहते हैं उस सालिस को जो आपके दरमियान फैसला करवा रहा है। रेफरेंस कहते हैं अप्लाई करने को आर्बिट्रेशन की तरफ। सम टाइम क्या होता है कि आप आर्बिट्रेटर ज़्यादा अपॉइंट कर लेते हैं, और फिर आर्बिट्रेटर्स में अगर इख्तलाफ राय हो तो फिर एक और बंदा चाहिए होता है जो आर्बिट्रेटर्स के दरमियान सुलह करा सके। उसको कहते हैं अंपायर। आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर, अंपायर इज दैट पर्सन जिसकी तरफ मामला जाएगा। कब जाएगा? जब आर्बिट्रेटर्स किसी फैसले पे पहुंच नहीं पाएंगे, या टाइम गुजर जाएगा और वो डिसीजन ना दे सकें, या वो इवन नंबर में हो और बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। आर्बिट्रेटर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है दो, तो एक इधर हो गया, एक उधर हो गया, बराबर हो गया। चार हो, दो ने ये फैसला कर दिया, दोनों ने वो फैसला कर दिया, आपस में क्लैश आ गया, अंपायर आ जाएगा। आर्बिट्रेटर, फिर आर्बिट्रेटर रेफर करेंगे अंपायर को। आम इंसान नहीं, जिनका केस है वो नहीं रेफर करेंगे, आर्बिट्रेटर्स। तो अंपायर हमें समझ आता है। फिर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, ये कौन लोग हैं जी? कौन लोग हैं ये? जिनके दरमियान झगड़ा हुआ है, जिनके दरमियान झगड़ा हुआ है वो पार्टीज टू आर्बिट्रेटर है। अंपायर वो शख्स है जो आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर वो शख्स जिसको इन्होंने रुजू करना है, और रुजू करने को, राब्ता करने को कहते हैं रेफरेंस। देन ये जो आर्बिट्रेटर हो या अंपायर हो, जो फैसला सुनाएंगे उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अवॉर्ड। अवॉर्ड यानी कि फैसला। आर्बिट्रेशन में डिसीजन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे आर्बिट्रेटर्स का अवॉर्ड आया है। यहां तक बात समझ आ रही है? तो अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस, सारी बात समझ आती है कि कोर्ट के बजाय हम यहाँ आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, आर्बिट्रेटर के पास इवन ये इख्तियार है कि वो कोर्ट से भी मदद मांग सकता है, कोर्ट से कह सकता है मेरे फैसलों को इस तरह से एग्जीक्यूट करो। रेफरेंस का मतलब है हम अप्लाई कर रहे हैं आर्बिट्रेटर को, और आर्बिट्रेटर से कह रहे हैं आ जाओ तुम, आओ तुम्हारे हमारे मामले में बीच में पड़ोगे।
आर्बिट्रेटर वो इंसान है जो इनके दरमियान फैसला कराएगा, जो बाय नेम भी हो सकता है और बाय पोजीशन भी हो सकता है। बात समझ रहे? अंपायर आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर्स इसको चूज करेंगे कि अगर आर्बिट्रेटर्स में झगड़ा हो जाए या वो किसी फैसले पे ना पहुंचे तो ये फैसला करेगा। अवॉर्ड फैसले को कहेंगे, और पार्टीज टू आर्बिट्रेशन का मतलब है वो जो मुद्दई हैं, वो जो जिनका झगड़ा है आपस में, उनका जिक्र हो रहा है। डन। तो अगेन हम इंट्रोडक्शन से पहले कि लॉ का इंट्रोडक्शन करें, हम पहले ज़रा इसमें प्रोसेस देखने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें किस तरह से हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें आप प्रेजेंट या फ्यूचर डिफरेंसेस आर्बिट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, चाहे आपने आर्बिट्रेटर का नाम लिया है या नहीं लिया। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप एक सालिस के पास जा रहे हैं, एक मिडल मैन के पास जा रहे हैं कि तुम हमारे दरमियान फैसला कराओ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? हम सुनते आ रहे हैं, लॉ में मुसलसल पढ़ा है कि अगर एक बंदा मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पहली जगह हमने ऑफिशियल डेफिनेशन देखी, अ पर्सन हु इज लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। एक बंदा जो लीगली किसी बंदे की जायदाद का वारिस है, वो है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिजीज। कोई बंदा जो स्टेट ऑफ डिजीज में इंटरमेडल करता है, याद है वो कई दफ़ा कफील आ गया, वो प्रॉपर्टी को असल बंदे तक ट्रांसफ़र करवाने में मदद करेगा। समटाइम एक मिडल मैन आ जाता है जो सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहला सकता है। वेयर अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, अगर एक पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी उसको प्रॉपर्टी को, द पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो एक्टिंग। एक पर्सन है, उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेथ हो जाएगी तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर एक शख्स एक कैरेक्टर में है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है किसी और का, तो उसकी डेथ की सूरत में जिसको मिलना है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का आसान अल्फाज में मतलब है जो वारिस है या जो वारिस तक पहुंचाने के लिए दरमियान में आया है, जो वारिस का वारिस है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। रेफरेंस किसे कहते हैं? रेफरेंस मीन्स रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। रेफरेंस का मतलब है आर्बिट्रेशन की तरफ रेफर करना। आपने सुना होगा जी रेफरेंस दर्ज हो गया फलाना चीज़ का, नैब को रेफरेंस भेज दिया, फलाना को रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब है जब आप पुकारते हैं किसी को कि हाँ भाई आप आओ, अब आप फैसला करो। अंपायर किसे कहते हैं? अ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे इसे टू सेटल डिफरेंसेस बिटवीन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के दरमियान अगर फट है तो उसको सेटल कराने के लिए अंपायर आएगा। आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर। ऊपर का इंट्रोडक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा, वो एंड पे वापस आएंगे। प्रोविजन इंप्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कौन सी चीजें हैं जो ऑलरेडी इंप्लाइड है? इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? जो समझी जा सकती हैं कि वहां होंगी। अगर कुछ नहीं तय हुआ तो कुछ कॉमन रूल्स, इसका मतलब है जो हम नीचे पढ़ने लगे हैं वो कॉमन रूल्स हैं आर्बिट्रेशन के, कॉमन रूल्स। अब इस लॉ में बस उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बस एक प्रोसेस थोड़ा थोड़ा सा बताया और आपने उस प्रोसेस को देखते जाना है। लैंग्वेज इनकी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये वर्ड समझने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद होपफुली वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस शेल बी डीम टू इंक्लूड फॉलोइंग प्रोविजंस। नीचे वाली चीज़ें उसमें शामिल होंगी अनलेस आपने कुछ और तय किया। अगर कुछ और तय किया तो वो होगा, और कुछ नहीं तय किया तो ये वाली बातें होंगी। क्या बातें हैं? रेफरेंस नॉर्मली सोल आर्बिट्रेटर की तरफ होगा। जब भी रेफरेंस होगा तो एक आर्बिट्रेटर की तरफ होगा, एक से ज़्यादा की तरफ नहीं होगा कॉमनली। लेकिन अगर तय कर ले तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो नॉर्मल रूल, जैसे हमने पार्टनरशिप में भी पढ़े थे ना कि नॉर्मल रूल्स क्या हैं, तो इधर भी हम कह रहे हैं कि नॉर्मल रूल ये है कि आर्बिट्रेशन नॉर्मली एक बंदे की तरफ रेफर होगी। फिर अगर रेफरेंस एक इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की तरफ है, अगर आर्बिट्रेटर 2 पे डिवाइड होते हैं, इवन नंबर्स हैं, तो फिर क्या होगा? आर्बिट्रेटर्स मिलके एक अंपायर को अपॉइंट करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। आपने दो आर्बिट्रेटर को चूज किया, एक को आज चूज किया और एक को महीने बाद चूज किया, तो जो इनमें से लेटर है 1 महीने बाद, अब जब दोनों फाइनली अपॉइंट हो गए तो महीने के अंदर अंदर ये अपने लिए एक अंपायर चूज करेंगे जो इनमें से नहीं होगा, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन होगा जो इनका आर्बिट्रेटर होगा। आर्बिट्रेटर्स क्या करेंगे? वो अपना अवार्ड दे देंगे। अवार्ड मतलब अपना फैसला सुना देंगे 4 months ऑफ एंट्रिंग ऑन रेफरेंस। जब उनको रुजू किया गया तब
या 4 month ऑफ रिटर्न नोटिस फ्रॉम एनी पार्टी, जब उनको किसी पार्टी से नोटिस मिला उसके 4 महीने में, या सच एक्सटेंडेड टाइम जो कोर्ट अलाउ कर दे। तो 4 महीने इनका ऑफिशियल टाइम है, लेकिन हो सकता है कोर्ट का फलाना मामला आप इसको ज़रा देर तक चला सकते हैं। इफ आर्बिट्रेटर हैव अलाउड देयर टाइम टू एक्सपायर विदाउट मेकिंग एन अवार्ड, अगर टाइम एक्सपायर हो जाए, ये कुछ ना कर सके हों, अवार्ड ना कर सके हों, और हैव डिलीवर्ड टू एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और टू अंपायर अ नोटिस इन राइटिंग कि दे कैन नॉट एग्री, या उन्होंने पार्टीज या अंपायर को बता दिया भाई हमारा झगड़ा है, हम फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे, या तो 4 महीने गुजर गए फैसला ना दिया, या 4 महीने में अंपायर को या पार्टीज को कह दिया हमसे फैसला नहीं हो रहा, तो अंपायर शेल फोर्थ विद एंटर ऑन द रेफरेंस, अंपायर उस मामले में एंटर हो जाएगा। आप समझेंगे कि हमने अंपायर से रुजू किया, अब अंपायर हमें फैसला सुनाएगा। अंपायर अपना अवार्ड सुनाएगा 2 महीने के अंदर अंदर एंटरिंग रेफरेंस, या अगर अदालत उसको एक्सटेंडेड टाइम दे तो। ये जो पार्टीज टू रेफरेंस हैं और जो ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर देम है, पार्टीज टू रेफरेंस और वो लोग जो उनके वो रुफका होते हैं, जो साथ बड़ के नारे लगा रहे होते हैं, जो कहते हैं कि जी साड़ी पार्टी जीते ही जीते, तो पार्टीज टू एग्रीमेंट या उनके चाहने वाले जो उनके साथ कनेक्टेड लोग हैं, शैल सबमिट फॉर एग्जामिनेशन बाय आर्बिट्रेटर या अंपायर एन ओथ और अफर्मेशन इन रिलेशन टू मैटर्स एंड डिफरेंसेस। जो झगड़े के मामला होंगे वो हल्फिया बयान जमा कराएंगे, वो कस्में खाएंगे, वो आके एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे। शैल प्रोड्यूस बिफोर देम, उनके सामने पेश करेंगे सारी बुक्स, सारी डीड, सारे पेपर, सारे अकाउंट्स राइटिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनकी पोजेशन में है, और उनके पास हर वो चीज़, हर वो पावर है करने की जो आर्बिट्रेटर या अंपायर ने उन्हें कहा। इसका मतलब है कि आर्बिट्रेटर्स पार्टीज या पार्टी से कनेक्टेड लोगों से कस्में खिलवा सकते हैं, राइटिंग में एग्रीमेंट ले सकते हैं, अंडरटेकिंग्स ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, एविडेंस मांग सकते हैं। जस्ट लाइक कोर्ट, इनके पास ये पावर है कि ये लोगों से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अवार्ड शैल बी फाइनल, अवार्ड फुल फ्लैश फाइनल हो गया, जब फैसला आ गया तो अब आपकी पार्टी ये पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, और जो पर्सन उनके साथ कनेक्टेड है उनके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। जैसे अदालत का फैसला है वैसे ही आर्बिट्रेशन का फैसला भी है। अब आर्बिट्रेशन में जो खर्चा होगा, आप खुद गए और गांव की पंचायत के पास गए, आपने कहा मेरा और इस पार्टी का झगड़ा हुआ है, पंचायत आप हमारे दरमियान फैसला कराओ। पंचायत की 5 सिटिंग्स हुई, उसमें 50-50 गाँव वाले आते थे, उनको चाय पानी पिलाया जाता था, लोगों को बुलाया जाता था, टाइम लगता था, ये लोग अपनी नौकरियां काम छोड़ के इनके लिए आके बैठते थे, कुछ बीच में वकील आए, इन सारे प्रोसेस पे खर्चा हो रहा है। अब ये खर्चा किसके ज़िम्मे पड़ेगा? ये आर्बिट्रेटर्स की मर्जी है कि उस खर्चे को कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस एंड अवार्ड शेल बी डिस्क्रिशन ऑफ आर्बिट्रेटर या अंपायर हु में डायरेक्ट टू, किसको कहा जाए, बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर सच कॉस्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ शेल बी पेड। वो डिसाइड करेंगे कि कब कहाँ कौन सी पार्टी। हो सकता है सारा मामला खत्म होने के बाद जो हारा उसको कहें अब ये सारा खर्चा तुम्हारे जिम्मे, हो सकता है सारे मामले के बाद कहें आधा तुम्हारे जिम्मे आधा तुम्हारे जिम्मे, और हो सकता है कहीं ठीक है यार जो पहले दिन चाय पी थी वो हमारी तरफ से थी, अगले दिन की सारी चाय आप लोग डिवाइड कर लो, 4 चाय हैं, 2 तुम पिला दो, 2 तुम्हारे खर्चे से, 2 तुम्हारे खर्चे से। तो वो कुछ भी तय कर सकते हैं, जो वो तय करेंगे खर्चा उस तरह से डिवाइड होगा। इवन वो डिवाइड कर सकते हैं कि इतना वकील के पास जाएगा, इतना इसके पास जाएगा, इतना इस मुद्दई के पास जाएगा, इतना फलाना के पास जाएगा। जो डिसाइड करेंगे वो आर्बिट्रेटर्स की मर्जी है। अदर रूल्स क्या हैं? पार्टीज आर्बिट्रेशन की एग्री कर सकती हैं, एनी रेफरेंस शैल बी टू एन आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय पर्सन डेजिग्नेटेड इन एग्रीमेंट ईदर बाय नेम, या तो आप कह देंगे नेम, या होल्डर ऑफ एनी ऑफिस या अपॉइंटमेंट। वो कह देंगे या तो ये इंसान हमारा आर्बिट्रेटर है या फलाना पोजीशन, याद है हमने बात की थी कि जो डायरेक्टर मार्केटिंग होगा, मैनेजर मार्केटिंग होगा, वो हमारा फैसला कराएगा। वो एक पोजीशन है जिसमें बंदे बदलते रहते हैं। तो आर्बिट्रेटर बाय नेम भी आ सकता है, बाय पोजीशन भी आ सकता है। अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर या अंपायर शैल नॉट बी रिवोकेबल। जो अथॉरिटी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता सिवाय अदालत के। अदालत चैलेंज करना चाहे तो उसे चैलेंज कर सकती है। Wherein any sue, all parties interested agree that any matter in difference between them in sue shall be referred to arbitration. They may at any time before judgment of case apply in writing to court for order of reference. अदालत में केस चल रहा है ऑलरेडी, पार्टीज आपस में इकट्ठे होते हैं, कहते हैं काम करते हैं, अदालत से निकालते हैं केस, आर्बिट्रेशन में ले जाते हैं। पार्टीज हैव राइट, वो अदालत से कहेंगे, अदालत खुश हो जाएगी कि उसका टाइम बचा, अदालत उनको खुद ऑफिशियली अलाउ कर देगी कि आप आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो बहुत मुश्किल बात नहीं हो रही है। कॉमन पावर्स क्या आर्बिट्रेटर्स या अंपायर की? ओथ ऑफ द पार्टीज और विटनेसेस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे अदालत लोगों को बुला के उनसे कस्में खिलवा सकती है, उनसे वादा ले सकती है, उनसे एविडेंस मांग सकती है, इस तरह से ये कर सकते हैं।
ये कोई भी अवार्ड कंडीशनल या अल्टरनेटिव में दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि ठीक है जी हमारा ये फैसला है, अगर फलाना बंदा ऐसे कर दे तो हमारा ये फैसला है, और वैसे ना करे तो हमारा ये फैसला है। वो अल्टरनेटिव भी वो कर सकते हैं। वो कह सकते हैं जी मिस्टर ए ने मिस्टर बी की बकरियां चोरी की, तो अब या तो वो बकरियां वापस करके 2 किलो साग भी सप्लाई करे, या फिर 5 साल तक उसके घर जो है वो दूध पहुंचाता रहे गायों का। तो कोई भी कुछ भी डिसीजन दिया जा सकता है कि दो पार्टीज के दरमियान जो झगड़ा हुआ है उस झगड़े को कैसे सेटल किया जाए। तो वो अल्टरनेट डिसीजन भी दे सकते हैं कि या ये फैसला या ये फैसला, दोनों पार्टीज जो मान लो, या कंडीशनल फैसला भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये फैसला। वो अपने अवार्ड में कोई क्लैरिकल मिस्टेक ठीक करना चाहें वो भी ठीक कर सकते हैं। किसी भी पार्टी टू आर्बिट्रेशन से किसी भी किस्म की इंटरोगेशन करना चाहें, तफ्तीश करना चाहें, कर सकते हैं। मामले को अदालत की तरफ भी रेफर कर सकते हैं स्पेशल ओपिनियन लेने के लिए। ऐसा हो सकता है वो कहें ठीक है जी ये केस है, ये हमें समझ आ गया, अदालत से कहें हमारे पास एक केस ऐसा आया, ये उसके फैक्ट्स हैं, ये उसमें चीज़ें हमें पता लगी, हम इस जगह पे पहुंच के फंस गए हैं, आप बताएं हमें यहाँ फैसला क्या देना चाहिए। तो जो अदालत फैसला दे वो फाइनल होगा। और ऐसा भी हो सकता है वो कहेंगे कि जी आपका इतना फैसला हम सुना देते हैं और बकाया हमने अदालत को रेफर किया है, जो अदालत कहेगी वो फैसला होगा। इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, स्टेट अ स्पेशल केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, कोई भी लॉ की कंफ्यूजन जो इन्वॉल्व है उसके लिए। और स्टेट द अवार्ड होली और इन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल केस ऑफ सच क्वेश्चन फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। वो या तो सारा का सारा केस उठा के अदालत को भेज दें, या थोड़ा सा फैसला खुद सुना दें और थोड़ा सा फैसला अदालत की तरफ रेफर कर दें। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? अब पीछे चल के वो जो जनरल डिस्कशन है उसे भी देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड थ्रू विच पार्टीज रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट। कोर्ट की टेक्निकल डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हुए आप अदालत के बाहर जो फैसले कर लेते हैं वो है आर्बिट्रेशन। ये वन ऑफ द मोड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ये जो अदालत के अलावा तरीके होते हैं ना, कई तरीके होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन होती है, रिहेबिलिटेशन होती है, मीडिएशन होती है, काउंसलिंग होती है, कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है आर्बिट्रेशन, जिसमें अदालत के बाहरों बार सारा मामला हो जाता है। देयर आर लिमिटेड राइट्स फॉर रिव्यू एंड अपील ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड में बड़ा कम ही आपको चांस मिलता है कि आप रिव्यू वगैरह करें, क्योंकि ये अदालत की तरह का मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है। फिर इन्हें याद आया, उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है तो बड़ा पुराना लॉ, लेकिन स्टिल ये क्लियर एंड वेल सेटेड पीस ऑफ लॉ है, अच्छा कानून है, मजे का कानून है, और इसमें कंसिस्टेंट चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट मौजूद हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं अदालत का कोई फैसला या पहले से आया हुआ कोई फैसला। तो कह रहे हैं आर्बिट्रेशन है तो पुराना, लेकिन अब तक आर्बिट्रेशन के इतने फैसले हैं कि हमें उससे हिंट मिल जाता है। आपके पास एक लंबी चौड़ी चेन है प्रेसिडेंट्स की, प्रेसिडेंट यानी कि इससे पहले आया हुआ कोई फैसला, उससे हमें हेल्प हो जाती है। और हम यहाँ पे खासतौर पे ट्रेड और कमर्शियल मैटर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा बैकअप मिल जाता है, काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है कि हम उसको समझ पाते हैं। अक्सर मामलों में इंटरप्रिटेशन काफ़ी मुश्किल होती है, तो उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन का एक फ़ायदा यह है कि इतना पुराना कानून है कि इसके ऊपर अभी तक सैकड़ों हज़ारों फैसले मिल जाते हैं, और उन फैसलों से आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाती हैं। पहले से हुआ फैसला है तो आपको हेल्प मिल जाती है अपने आज के फैसलों पर। तो ये एक टेक्निकल टेढ़ा जुमला है जिसको याद की जाने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें इसमें सिंपल रही। तो आर्बिट्रेशन एक्ट ने आर्बिट्रेशन के बारे में जो बात की हम वो डिस्कस कर रहे थे। डन। कंपटीशन की तरफ चलते हैं। दो कानून थे, कंपटीशन और आर्बिट्रेशन। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में कंपटीशन की फ़िज़ा हमवार रहे। मैं अक्सर इसमें एग्जांपल देता हूँ जैस की। सन 2000 में 6000 रुपये की सिम होती थी, और कॉल्स के चार्जेस तो इतने हैवी होते थे कि सिर्फ लखपति लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे। कराची से पंजाब अगर कॉल आ जाए तो सुनने वाले को 32 रुपये पर मिनट देने पड़ते थे, करने वाला तो दिवालिया हो जाता था। सुनने वाले को पर मिनट 32 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन आज वही जैज़ 1 रुपये में कुछ 100 कॉल्स करने की इजाज़त दे रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो जैज़ अकेला नहीं है, 5-6 कंपेटिटर्स हैं, बड़ा जालिम मुकाबला कर रहे हैं एक दूसरे से। एवरी सेक्टर, जहाँ जहाँ कंपटीशन आया वहाँ वहाँ क्वालिटी बेहतर हुई, वहाँ वहाँ कंज्यूमर्स को अपने हक मिले। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक मकसद ये होता है कि वो पाकिस्तान में कंपटीशन की फ़िज़ा हमवार रखना चाहते हैं। पुराने ज़माने में अथॉरिटी होती थी मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी,
फिर इसको ख़त्म किया एक कमीशन ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, CCP, ये आया और इसने अब इसके अगराज़ व मकासद हैं कि पाकिस्तान में कंपटीशन को फ़रोग देना है। ये इदारा इतना पावरफुल है कि ये गवर्नमेंट के किसी इदारे को भी चैलेंज कर सकता है। ICAP तक के ऊपर इन्होंने केस कर दिया कि जी आपने ACCA वालों को नहीं एंटर होने दिया, आपने जो है वो ऑडिट की मिनिमम फीस क्यों रखी हुई है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। ऑल्दो वो दोनों केसेस में ICAP का मानना ये है कि वो ये केस नहीं हारने वाले, लेकिन मकसद बताने का ये है कि ये इस लेवल का इदारा है कि ये गवर्नमेंट के ही एक और सेटअप को भी चैलेंज कर सकता है। तो इसको बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर कंपनियां एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस ना करें, वो प्रैक्टिस जैसे कंपटीशन खत्म होता है वो ना करें, हर वक्त पाकिस्तान में कंपटीशन की फिजा हमवार रहे। क्लियर? थोड़ा सा पढ़ते हैं इस लॉ के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट स्टेट दैट टू एंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसके तमाम डायमेंशंस में एक अच्छा कंपटीशन हो ताकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़े और आप प्रोटेक्ट कर सकें कंज्यूमर्स को एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर से, एंड टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये इनका मकसद है कि एक इदारा बनाएं जिसका नाम हो CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो मेंटेन और एनहांस कर सके कंपटीशन को। अब ऐसे में ज़्यादातर हम चीज़ों में इस तरह से नहीं देख रहे होते थे, लेकिन यहाँ ये जो इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं इसको हो सके तो याद कर लीजिएगा, जो कॉमास के बीच में लिखा हुआ है। कंपटीशन कमीशन या कंपटीशन का लॉ क्या चाहता है? लॉ ये चाहता है कि कंपटीशन हो, एंटी कंपेटिटिव हरकतें ख़त्म हो और एक इदारा बनाया जाए जिसका नाम हो CCP, ताकि वो कंपटीशन को मेंटेन कर सके। तो ये इसका पर्पज़ है। आगे फिर उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस एक्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना भी दिया। वो एक इंडिपेंडेंट कॉसाई रेगुलेटरी बॉडी है। कॉसाई खुद ब खुद जो अपने खुद ही रूल्स बनाते हैं, कॉसाई जुडिशियल खुद ही से अपना हिसाब किताब करते हैं। कंपटीशन के केसेस भी मनी लॉन्ड्रिंग की तरह इनकी अपनी ट्रिब्यूनल में जाते हैं और वहीं पे उसके फैसले होते हैं। और इनका टास्क है कि वो हेल्दी कंपटीशन बिटवीन कंपनीज को इंश्योर कर सकें बेस्ट इंटरेस्ट में। अब हमने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है? हमने कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में मना की। 4 चीज़ें मना की हैं। वो कहते हैं कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ नहीं करेगा। कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, अगर कोई एक इदारा बहुत पावरफुल है तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके कंज्यूमर का इस्तेहसाल करे। ये मना किया हुआ उन्होंने। दूसरा, कुछ प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स है जो मना कर दिया। 2 या 2 से ज़्यादा इदारे आपस में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिससे मार्केट ख़राब हो। नंबर 3, डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं होगी। ऐसी मार्केटिंग जिसमें धोखाधड़ी है, ऐसी मार्केटिंग नहीं की जाएगी। और नंबर 4, ऐसे मर्जर्स जिसके बाद कंपटीशन ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। एक जगह पे 5 बिजनेसेस हैं, उनमें से 2 बड़े बिजनेस आपस में मर्ज हो जाएं और बाकी सब मिला के 5% रह जाएं, तो ये मर्ज हुआ हुआ इदारा तो खा जाएगा सबको, मोनोपोली बना लेगा। तो 4 चीज़ें कंपटीशन मना करता है। वो कहता है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं करना, कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने मना कर दिए वो नहीं करने, गलत मार्केटिंग नहीं करनी और ऐसे मर्जर्स नहीं करने जिससे मार्केट का कंपटीशन खराब हो। इन सब के ऊपर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। लेकिन मज़े की बात है कि मर्जर का तो हमारी किताब में जिक्र नहीं है, बाकी 3 की सिर्फ डेफिनेशन हमारी किताब में। जब ये डेफिनेशन आती है तो उससे पहले ICAP को पता नहीं क्यों लगता है कि आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो आपको बताना चाहते हैं कि गुड्स किसे कहते हैं। इंट्रो टू बिजनेस पढ़े हुए बच्चे, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बच्चे, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये डेफिनेशन बताए जाने की ज़रूरत है, लेकिन अब बता ही दी है तो सुन लें। गुड्स का मतलब है कोई भी आइटम, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन। कोई भी शय जिसको पैसों पे बेचा जा सकता है वो गुड्स है। रिटेलर और होलसेलर में क्या फ़र्क होता है? किताब ये बताने पे तुली हुई है। आपको पता है रिटेलर एंड दुकानदार होता है जो कि कंज्यूमर को देता है, वो जिनको बेचता है वो आगे सेल नहीं करते, लेकिन होलसेलर बिजनेसेस को बेचता है। होलसेलर पीछे से बल्क में चीज़ पकड़ता है और दुकानदार को देता है। तो रिटेलर को नॉर्मली हम कहते हैं परचून और होलसेलर को हम कहते हैं जी थोक का बिजनेस है। अगर कभी आपने कारोबारी ज़बान सुनी होगी जी, वो थोक का बिजनेस है, वहाँ पे इकट्ठे बल्क में उठाया जाता है। और परचून जहाँ पे एक इंडिविजुअल आइटम भी खरीदी जा सकती है। तो जो दुकानदार होते हैं ये रिटेलर होते हैं और जो इन दुकानदार को सप्लाई कर रहे होते हैं वो होलसेलर। होलसेलर वो हैं वो उनको सप्लाई करते हैं जिन्होंने आगे से रीसेल करना है।
और रिटेलर वो होते हैं जो जिनको सप्लाई करते हैं उन्होंने आगे से उसको रीसेल नहीं करना होता। In relation to sale of any goods means a person who sell the goods to any other person other than for resale। वो जो किसी और को बेचता है other than for resale वो रिटेलर है। और ये क्या करता होगा, who purchase goods and sell them to any other person for, ये for resale कर रहा है, वो other than for resale कर रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि आपको मार्केट भी डिफाइन कर दें। अगर वो कह रहे हैं ना किसी मार्केट में ऐसे नहीं करना वो नहीं करना, तो उन्होंने कहा मार्केट किसे कहते हैं। उन्होंने कहा मार्केट वो चीज़ जहाँ पे आपको पता है बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसको सीसीपी मार्केट कहेगा वो मार्केट होगी। मार्केट प्रोडक्ट मार्केट भी हो सकती है और जोग्राफिकल मार्केट भी हो सकती है। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब है ऐसी जगह जहाँ मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बिकती हों। आप कहें इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, आप कहें कपड़े की मार्केट, आप कहें स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट, आप कहें फर्नीचर की मार्केट। जब आप मार्केट को प्रोडक्ट्स या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से पुकारें तो वो कहलाती है प्रोडक्ट मार्केट। और अगर आप मार्केट को लोकेशन के हिसाब से पुकारें, एक खास एरिया जहां की एक्टिविटीज दूसरे एरिया से डिफरेंट है, आप कहें डिफेंस की मार्केट, आप कहें शालमी की मार्केट, आप कहें लाहौर की मार्केट, आप कहें सिंध की मार्केट, आप कहें मिडल ईस्ट की मार्केट, नॉर्थ अमेरिका की मार्केट। तो जब आप मार्केट को लोकेशन के हिसाब से किसी दूसरी लोकेशन से डिफरेंशिएट करें तो वो जोग्राफिकल बेस्ड मार्केट है, और अगर आप प्रोडक्ट्स के हिसाब से कहें तो वो प्रोडक्ट मार्केट है। तो ये दोनों के ऊपर उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, प्रोडक्ट मार्केट क्या और जोग्राफिकल मार्केट क्या है। प्रोडक्ट मार्केट वो तमाम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल और सब्सटीट्यूटेबल, वो सारी प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे का इंटरचेंज या सब्सटीट्यूट हैं उनको हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। बाय रीजन ऑफ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स प्राइस एंड इंटेंडेड यूज, अगर कुछ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स प्राइस या यूज की वजह से इंटरचेंजेबल हैं, मिलती जुलती हैं, तो आप उन सारी प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली एक पूरी प्रोडक्ट मार्केट कह सकते हैं। तो जोग्राफिकल मार्केट क्या है, द एरिया इन विच बिजनेस इज कंसर्न, अंडरटेकिंग बिजनेस को कहते हैं, आर इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन विच कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर सफिशिएंटली होमोजीनियस। वो सारी फिजिकल जगह जहां मिलती जुलती कंडीशन ऑफ कंपटीशन है, मिलती जुलती चीजें हैं, वो एक जोग्राफिकल मार्केट है। और ये वाली मार्केट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नेबरिंग जोग्राफिक एरिया बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर एप्रिशिएबली डिफरेंट इन दोज एरियाज। अगर आप कहें कि जी ये शालमी की मार्केट फलाना और फलाना मार्केट मिलती जुलती है तो आप उसको एक एरिया कह देंगे, और आप कहेंगे कि जो डिफेंस और फलाना इलाका है वहाँ की एक डिफरेंट मार्केट है। तो अगर आप जोग्राफिकली एक एरिया को मिलती जुलती करेक्टरिस्टिक्स पे एक अलग एरिया कह दें और दूसरे एरिया को सेपरेट एरिया बना दें तो ये बन जाएगा आपका जोग्राफिकल मार्केट। सारा कुछ समझ आने के बावजूद भी रट्टा मार लेना है, ठीक है। ये कहना बहुत बुरा लगता है कि रट्टा मार लें, लेकिन रट्टा मार लेना है। इस टाइम पे मैं खामखा रट्टे के अल्फाज चेंज नहीं करूँगा कि नहीं रट्टा नहीं मारना, आपने इसको कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में रख के और इसको गोल गोल घुमा के सामने देखते हुए रिटेंशन के दरवाजे ओपन करते हुए रट्टा मार लेना है। तो भाई रट्टा मार लेना है, एक हकीकत है, लॉ है, समझ आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपर में अपने दिमाग से हर चीज़ बहुत अच्छी नहीं लिखी जा पाती। डेफिनेशंस हमारे सिलेबस में जब भी आ रही हैं आईकैप एक्सपेक्ट करता है कि आपको वो जार्गन्स पता हो और आप उनको बिल्कुल उसी तरह से लिखें जैसे किताब ने बताया है। बाकी तमाम एरियाज में आप अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी हो सकती है कि एक दिन बैठें और किताब की सारी डेफिनेशन एक जगह लिख लें, तो हो सकता है आपके 7-8 सफ़े में सारी डेफिनेशन इकट्ठी हो जाएँ। उन 7-8 सफ़े को हमेशा रट्टा मार लें और किताब में जहाँ जहाँ डेफिनेशन लिखी हुई उस पर स्टिकर लगा दें, किताब छोटी हो जाएगी। किताब में से जो पढ़ने वाली चीज़ें वो कम रह जाएंगी, डेफिनेशन इकट्ठी रट्टा मार लिया और किताब को जब उठाया लॉजिक समझते रहे। हो सके तो लिख लें, लिखने से रिटेंशन बहुत बेहतर होती है। खैर इधर वापस आते हैं। 3 चीज़ों पे हमने कहा कि ये आपको पाबंदी लगाते हैं 4 चीज़ों पे, डोमिनेंट पोजीशन, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से शुरू करते हैं और बाकी 2 की एग्जांपल देखते देखते लेक्चर के एंड तक पहुंच जाते हैं। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, आपने कुछ ऐसा नहीं करना जो पाकिस्तान में हो रहा है। डिसेप्टिव मार्केटिंग की आसान सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि कुछ ऐसा नहीं करना जो पाकिस्तान में हो रहा है। टेक्निकली जो जो हो रहा है वो मना किया हुआ इन्होंने। तो आप अक्सर ऐसी मार्केटिंग कैंपेन्स देखते हैं जिसमें कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जो इन्होंने खासतौर पे मना किया है। आपने ये सब पढ़ना है और जहन में सोचना है कि इनमें से क्या नहीं हो रहा।
फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि आप बाकी बिजनेसेस के इंटरेस्ट को मुतासर कर सकें। फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना जिसमें कोई रीजनेबल बेसिस ना हो प्राइस, करेक्टर, मेथड और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, या सूटेबिलिटी फॉर यूज और क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में। आप लोगों को गुमराह करें, लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे आप लोगों को धोखा दे सकें, ये डिसेप्टिव मार्केटिंग है। फॉल्स या मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन एडवर्टाइजमेंट, अपनी एडवर्टाइजमेंट में गलत कंपैरिजन दें। आप कहें सबसे बेहतर सर्फ पाकिस्तान का, नीले वाले से बेहतर पीला वाला सर्फ, पीले वाले से बेहतर काला वाला सर्फ, मतलब आप इस तरह की बातें करें, इस तरह की टैक्टिक्स करें जिसमें आप दूसरों पे कीचड़ उछालें, आप अपनी प्रोडक्ट को बाकियों से बेहतर कहें, आप गलत कंपैरिजन्स दें। आप प्राइसेस के बारे में आप कहें जी महंगे वाले सर्फ से 100 रुपये सस्ता सर्फ। अब पता लगे कि वो महंगे वाला सर्फ उतना महंगा ना हो, लेकिन आप लोगों को इस तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं कि उन्हें महंगे सर्फ की कीमत तो नहीं पता, वो कहेंगे कितने अच्छे लोग हैं, महंगे वाले सर्फ से 100 रुपये सस्ता बेच रहे हैं। तो इस किस्म की कंपैरिजन, इस किस्म की बात जो कि गलत बयानी है, या आप दूसरे का ट्रेडमार्क, सिंबल, नेम, प्रोडक्ट लेबलिंग या इस तरह की चीज़ यूज़ करें। आप एक नया सर्फ बनाएं और उसका जो पैकेट है वो सर्फ एक्सल से बहुत मिलता जुलता बना दें, डिज़ाइन भी बड़ा मिलता जुलता हो, और जाके स्टोर्स में सर्फ एक्सल के बिल्कुल करीब जाके रख दें। कस्टमर तो बावला है, कस्टमर भागते भागते आज चीज़ें पकड़ते पकड़ते एकदम से देखेगा अरे वो सर्फ एक्सल पड़े हुए बहुत सारे, जल्दी से आएगा, उसको पैकेट को डालेगा अपने पास क्रेट में और आगे चल पड़ेगा। तो हो सकता है आपके पैकिंग ने उन्हें धोखा दिया हो सकता है आपकी मार्केटिंग ने उन्हें धोखा दिया हो। तो आपने झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी, गलत कंपैरिजन नहीं देने, बेईमानी नहीं करनी, दूसरों का ट्रेडमार्क, लोगो और इस तरह की चीज़ें कॉपी नहीं करनी जिससे एक प्रॉपर तरीके से धोखा होना शुरू हो जाए। डन। दो और चीज़ें, डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज और रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। डोमिनेंट पोजीशन किसे कहते हैं? जब एक पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हो। समटाइम एक पार्टी स्ट्रांग नहीं होती, वो क्या करती है मार्केट में दो तीन अपने जैसे मिलाते हैं और मिल के ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं जैसे मार्केट का सत्यानाश हो जाता है। तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में एक इदारा है, और ये जो दूसरा वाला है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, इसमें दो या दो से ज्यादा इदारे हैं। अब वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो उन्होंने मना किया? उन्होंने कहा वो प्रैक्टिसेस जो प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट या रिड्यूस कर रही है कंपटीशन को रेलेवेंट मार्केट में। किसी भी मार्केट में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप कंपेटिटर्स को भगा रहे हैं, आप कंपटीशन ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान में कंपटीशन की फिजा हमवार नहीं होने दे रहे, क्यों? क्योंकि आप तगड़े और आपने कहा मैं तगड़ा हूं तो मैंने किसी को नहीं खेलने देना, तो ये चीज़ मना है। और अगले वाले सेगमेंट में क्या है? दो या दो से ज़्यादा इदारे मिलकर ऐसा कर रहे हो तो वो मना है। चंद एग्जांपल्स किताब ने दिए हैं, ऑल्दो आपने तो याद करनी है, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा फर्ज निभाते हुए जल्दी जल्दी से आपको बताऊं। अगर आप प्रोडक्शन सेल या अनरीजनेबल इंक्रीज कर दें प्राइसेस में, आप कहेंगे जी हम सिर्फ इतनी प्रोडक्शन या इतनी सेल करेंगे, या आप प्राइस में बिला वजह की इंक्रीज कर दें, आप कहें सब हमसे खरीदने तो आ रहे हैं, हमारी चीज़ अब जो है वो 200 रुपये महंगी हो गई। सबको पता है, सबकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल सब ने पेट्रोल खरीदना है और आप कहें जी पेट्रोल अब 100 रुपये महंगा मिलेगा, और पेट्रोल का पूरे पाकिस्तान में अगर सप्लायर ही एक हो तो सब मजबूर हो जाएंगे और सबको पेट्रोल खरीदना पड़ जाएगा। आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो सब ने खरीदनी है और आप पावर में हैं और आप उस पावर का इस्तेमाल करके गलत इंक्रीज कर दें, या आप कह दें कि जी पेट्रोल तो अब सब लोगों को सिर्फ 2-2 लीटर मिला करेगा, आटा 10 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट पे भी अटैक कर सकता है, याद है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे भी। तो अगर आप अपनी पोजीशन को मिसयूज करें, कोई भी इदारा पाकिस्तान में मिसयूज करे तो वो गलत हो जाएगा। देन डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर से अगर आप चार्ज करें सेम चीज के लिए, एक बिजनेस है, उसके पास एक कस्टमर आके का, उसने कहा ये चीज, आपने कहा ठीक है जी तुम्हें 100 रुपए की दे देते हैं। दूसरा आया, उसको कहा तुम्हें 400 की देंगे, उसने कहा वजह, मैं कहा जी आपकी शक्ल मुझे पसंद नहीं आई, मेरी मर्जी, मेरा बिजनेस है, उसको 100 की दे दी, आपको 400 की देनी है। तो अगर आप बगैर किसी रीजनेबल बेसिस के इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करें प्राइस को तो वो गलत है। अगर आप सेल को कंडीशनल कर देते हैं परचेज ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज के साथ, आप अगर टाइम्स कर देते हैं, ये काम तो आपको अक्सर कॉलेजों में भी होता नजर आता है, वो कहते हैं जी हम ये वाली प्रोडक्ट आपको तभी देंगे जब आप वो वाली प्रोडक्ट खरीदेंगे। यानी अगर आप ये सब्जेक्ट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला सब्जेक्ट आपको लाजमी हमसे पढ़ना पड़ेगा। आप कहते हैं क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारा वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो आप उसकी मदद से
दूसरा सब्जेक्ट बेच रहे हैं, ये टाई इन है कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि अगर हमसे ये चीज़ पढ़नी है तो दूसरी चीज़ भी हमसे खरीदनी पड़ेगी, ये टाई इन है। सम टाइम टाई इन नहीं होता, लेकिन आप एक सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है वो एक शॉप हो जिसमें माउस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बिकते हों, और मैं अपने कॉलेज में पाबंदी लगा दूं कि जी आब्दी साहब की क्लास में एडमिशन सिर्फ वो शख्स ले सकता है जिसने उनकी शॉप से कोई चीज़ खरीदी हो। बच्चा आके रसीद दिखाएगा आब्दी साहब की शॉप से ख़रीदारी की तो उसको एडमिशन देंगे। अब ये जुल्म है। बच्चा अगर एक टीचर की मोहब्बत में आ रहा है या बच्चा अगर एक कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहा है तो कॉलेज अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करते हुए अगर उसको कहे कि ये तुम्हें हम तब देंगे जब वो फलाना चीज़ जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो भी हमारी चीज़ परचेज करो। तो इसमें क्या होता है कि कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन। आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होगा जब तुम वो वाली ऑब्लिगेशन पूरी करो, और उस ऑब्लिगेशन का बाय नेचर या कमर्शियल यूजेज कोई कनेक्शन नहीं होता सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कोई ताल्लुक नहीं हो उसका मामले के साथ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम तुम्हें तभी बेचेंगे जब तुम हमारी वो वाली चीज़ भी ले लोगे। तो टाई इन और इसमें फ़र्क क्या हुआ? टाई इन में आप अपने ही बिजनेस की एक और प्रोडक्ट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये बिजनेस की प्रोडक्ट आपको तब मिलेगी जब आप वो वाले बिजनेस की वो वाली प्रोडक्ट लेंगे। क्लियर? अगर आप डिसिमिलर कंडीशन लगा रहे हैं इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट पार्टीज के लिए, आप कह रहे हैं इन पार्टीज के लिए कंडीशन, उन पार्टीज के लिए कंडीशन, उन पार्टीज के लिए कंडीशन है, बगैर किसी लॉजिकल रीजनिंग के आप मनमानी कर रहे हैं, कुछ के साथ कुछ और सलूक और कुछ के साथ कुछ और सलूक, कुछ को बहुत क्रेडिट दे दिया, कुछ से कहा आप सिर्फ कैश देंगे तो ही ट्रांजैक्शन होगी। कंपेटिटर को अगर आप मार्केट से बाहर फेंक रहे हैं, आप नए एंट्री को नहीं घुसने दे रहे, या आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं प्रीडेटरी प्राइसेस के थ्रू। प्रीडेटर खून आशाम दरिंदे जो इंसान को खा जाते हैं, तो प्रीडेटर का मतलब होता है कातिल, प्रीडेटर का मतलब होता है खून पीने वाला, खून निकालने वाला, मारने वाला, कत्ल करने वाला। तो कातिल प्राइसेस, ये कौन सी कातिल प्राइसेस होती हैं? प्राइसेस कभी कातिल होती हैं? इतनी कम प्राइसेस के कंपेटिटर मर जाए। टेलीनॉर वारेद मार्केट में एंटर हो रहे थे, मोबिलिंग क्या करता? 10 पैसे की कॉल कर देता। अब ये बेचारे 3 रुपए 4 रुपए की कॉल करते, वो बेचारा आने से पहले ही फौत हो जाता। ये ऐसे ही है कि मार्केट में एक नया कॉलेज आ रहा हो और कोई कॉलेज कह दे जी हम फ्री पढ़ा देंगे, हम 500 रुपए में पढ़ा देंगे, तो क्या होगा? प्रीडेटरी प्राइसिंग है। यानी आप क्या कर रहे हैं? आप इस लेवल पे प्राइस सेट कर दें कि आप किसी दूसरे को काम ना करने दें, कंपेटिटर को आप मार्केट से निकालने की कोशिश करें। तो बिजनेसेस में बड़ा कॉमन होता है कि जब एक नया बिजनेस आता है तो बाकी सारे बिजनेस अलायंस बन जाते हैं और वो कहते हैं इसको तो पहले बाहर निकालो फिर बाद में आपस में लड़ेंगे। तो अगर एक बंदा अपनी पोजीशन को मिसयूज करके ऐसी प्राइसेस सेट कर दे कि लोग कहें कि भाई अब तो इसी के पास जाना है, नए वाले का तो नहीं पता लेकिन ये पुराने इनका पता है और ये पैसे भी बड़े कम ले रहे हैं, तो आप करते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। ये समझ आ रहा है? देन बाइकआउट करते हैं, अदर अंडरटेकिंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से, कि अचानक से जो है वो आप कह देते हैं ठीक है जी मैं इस मार्केट में बड़ा हूँ। फॉर एग्जांपल हफीज सेंटर में एक ऐसा दुकानदार हो जो कि मेन बिजनेस करता हो और उसकी कुछ 6-7 दुकानें मर्ज हुई हुई एक दुकान हो, और वो कहे कि जी ठीक है जी मैं ये जो नया बिजनेस आ रहा है मैं इसका बाइकआउट कर रहा हूँ, अगर इसको दुकान दी प्लाजे में तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो वो सोचेंगे कि नए दुकानदार के चक्कर में हम पुराने जाइंट से पंगा ना लें, तो उसकी बात सुन के उस नए बंदे को एडजस्ट नहीं होने देंगे। तो सम टाइम आप इस तरह के बाइकआउट करते हैं, सम टाइम इस तरह के मामलात करते हैं जिसमें आप एक नए बंदे को एंटर नहीं होने देते, एंड देन रिफ्यूज टू डील। आप कहते हैं मैं पावर में हूँ, मेरी मर्जी में जिससे डील करूँ, मेरी मर्जी में जिससे डील ना करूँ। जैसे आईकेप की मैंने एग्जांपल दी कि इन्होंने आईकेप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने एसीसीए को रिफ्यूज़ क्यों कर दिया डील करने से। आप एक अकाउंटिंग बॉडी थी, वो आपके पास आके रजिस्टर होना चाह रहे थे, आपने क्यों उनको रिफ्यूज़ किया? तो दिस वाज द एलिगेशन। तो अगर एक पावरफुल पार्टी अपनी पावर का फ़ायदा उठा के इस किस्म की पाबंदियां लगाए जिससे मार्केट में कंपटीशन ख़राब हो और वो अपनी मोनोपोली का बेजा इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाए और कंज्यूमर्स को तंग करे, तो इसको कहते हैं एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। आइडियली आप इसमें से 4-5 अगर याद कर लेते हैं ऑन सेफर साइड तो आप इजी रहेंगे, पेपर में इतनी टेंशन नहीं होगी। देन आखिरी चीज़ प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा अंडरटेकिंग्स इस किस्म का कोई काम नहीं करेंगे जिसमें प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रोल से रिलेटेड ऐसा हो जिसमें आप प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट या रिड्यूस कर रहे हैं कंपटीशन रेलेवेंट मार्केट में।
जहां इजाज़त दे दे लॉ वहां तो आप कर सकते हैं, कुछ सेक्टर्स में लॉ इजाज़त दे देता है, बाकी जगह उन्होंने कहा प्राइस फिक्स अगर आप कर दें, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा दें परचेज सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, 3-4 कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो इकट्ठे हो जाएं, वो कहें अब इतने से नीचे किसी ने 1300 सीसी गाड़ी नहीं बेचनी, और सब पक्के होकर बैठ जाएं, कस्टमर जिसके पास भी जाए उस बेचारे को मिनिमम उतने में ही गाड़ी मिले, वो मजबूर हो जाएगा, उसको कहीं से तो खरीदना है। तो बजाय इसके कि आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करें और रेट नीचे जाए और क्वालिटी ऊपर करनी पड़े, क्यों करें, सब जुड़ जाएं और कह दें बस इससे नीचे कोई नहीं बेचेगा मार्केट में। तो ऐसी चीज़ जिससे आप प्राइस रिस्ट्रिक्ट कर दें, फिक्स कर दें, कुछ कंडीशंस वगैरह रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो वो डिवाइडिंग मार्केट बाय टेरिटरीज, वॉल्यूम और सेल और परचेज, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप मार्केट डिवाइड कर दें, बजाय इसके कि 2-3 बिजनेस हर जगह कंपीट करें और अच्छी क्वालिटी दें, वो बिजनेस कहें भाई ये काम करते हैं, सिंध तुम्हारा पंजाब हमारा, तुम पंजाब में हमें तंग नहीं करोगे, हम सिंध में तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम सिंध में जो करना है करो, हम पंजाब में जो करना है हम करेंगे। तो इससे क्या होता है, वो सिंध में एंजॉय करेंगे, आप पंजाब में एंजॉय करेंगे, सिंध वाले भी रोएंगे, पंजाब वाले भी रोएंगे। बात समझ आई? आप टेरिटरीज डिवाइड कर देते हैं, आप वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, फिक्स कर दें या सेट कर दें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल विद रिगार्ड टू गुड्स। वही सारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां कहते हैं हम 2000 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं बनाएंगे, कस्टमर्स ने तो 80-90 हज़ार गाड़ियां खरीदनी है एक साल में, और सारी कंपनियां मिला के 10,000 गाड़ियां बनाएंगी, तो फिर क्या होगा डिमांड एंड सप्लाई के साथ, रेट ऊपर चले जाएंगे, कस्टमर रोते पिटते कहीं ना कहीं गाड़ियां खरीदेंगे। तो आप इस तरह की एग्रीमेंट अगर कर लेंगे तो मार्केट का कंपटीशन खराब होगा और इस्तेहसाल होगा। एक मैनर या मीन फिक्स कर दें कि हम सर्विस ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। एक टाइम पे कॉलेजेस तंग आके कहेंगे बस अब एक काम करते हैं, सारे एग्रीमेंट करते हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लास कोई नहीं देनी, पढ़ना है तो फिर फिजिकली आओ। फिर बच्चे बेचारे रोते पिटते जनाब दूसरे शहरों से पहुंचेंगे, हॉस्टलों में एडमिशन लेंगे और कहेंगे जी अब क्या करें, अब तो सारे कॉलेजेस ने एका कर ली और ये कह रहे हैं हमने फिजिकल पढ़ाना और फीस भी 50,000। अगर सारे मिल जाएं तो फिर क्या होगा? कंपटीशन कमीशन इस चीज़ को रोकना चाहता है कि लोग इस किस्म के अलाइंसेस ना करें जिससे कंज्यूमर्स मुतासर हो। टेक्निकल डेवलपमेंट लिमिट कर लें, आप कहें जी प्रोडक्शन सेल या गुड्स और सर्विसेज वगैरह में कोई इससे ज़्यादा टेक्निकल वो नहीं करेगा, कोई इससे ज़्यादा आईटी इस्तेमाल नहीं करेगा। मार्केट में आप इस तरह की लिमिटेशन लगा दें, आपस में तय कर दें कि ना तुम रिसर्च करोगे ना हम रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में गाड़ियां आ रही हैं और आप कहें कि जी हम सेंट्रली जो सीट्स का, जो हीटेड सीट्स और कूलेंट सीट्स का कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में भी लोगों के लिए नया है और ये लोग जज्बाती होकर चाह रहे हैं कि कंपनियां दें, तो वो सारी कंपनियां जो बाहर ये सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं पाकिस्तान में एक अरसे तक एका करके रखा। खबरदार पाकिस्तान में ये आदत नहीं डालनी किसी को, खामखा ये लोग फिर जो है ना वो डिमांड किया करेंगे और तंग करेंगे। तो आपस में तय कर लिया कि जी हम लिमिट कर देंगे इस चीज़ को। तो अगर इस तरह की कोई आपस में एग्रीमेंट कर लिया जाए, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पता लगे आप जो है वो जाके कंपनियों पे केस कर दें, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। कोलूसिव टेंडरिंग करें या बिडिंग करें परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स की या प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज की। कोलूसिव टेंडरिंग क्या होती है? कोलूजन कहते हैं लोग मिल जाएं, टेंडरिंग कहते हैं जब लोग अप्लाई करें। गवर्नमेंट ने कहा जी हम लोगों ने फर्नीचर बनवाना है, जो हमें लोएस्ट कोट देगा हम उससे फर्नीचर बनाएंगे अच्छी क्वालिटी का। 15 कंपनी आपस में मिल जाएं और कहें हम एक जैसा ही टेंडर करेंगे और सबके सब एक महंगी अमाउंट कोट कर दें गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि इसका मतलब है ये चीज़ इतने महंगे में ही बनती है, इससे सस्ते में नहीं बन सकती। या जब बिडिंग हो रही हो, एक जगह 20 बंदे बैठे हैं जिनमें से 17 लोग एक ही पार्टी के हैं, अलग अलग किनारों में बैठे हो। उसने कहा भाई ये माउस हमने बेचना है, हमारी स्टार्टिंग प्राइस है 500। वो कहेंगे नहीं 200 से शुरू करें, 500 क्या होता है? हाँ भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल सही है, 200 ही होनी चाहिए। 14-15 जगह से आवाज़ आ जाए कि भाई ये तो 500 स्टार्टिंग प्राइस ही बड़ी गलत है, तो वो बेचारे सोचेंगे कि शायद आवाम की आवाज़ ही है। अच्छा जो सोच रहा था 600 बोलना वो भी सोचेगा कि शायद मैं अकेला ही हूँ, बाकी सब अगर कह रहे हैं कि 200 की आइटम है। तो ये क्लूसिव टेंडरिंग या बिडिंग होती है जिससे आप एक वॉइस क्रिएट कर देते हैं और आप मार्केट को ख़राब करके एक जगह पर रेट फंसा देते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? नीचे वाले दो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, भला क्यों? नीचे वाले दो आपने ऑलरेडी वहां पे पढ़े हैं। डिफरेंट कंडीशन फॉर इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट पार्टीज और कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, जो कि जिनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये दोनों रिपीट होते हुए पॉइंट है, पीछे से वहां एक पार्टी कर रही थी, या दो से ज़्यादा पार्टीज करती हैं। अब इस चैप्टर के 100% पास पेपर्स
100% पास पेपर इस चैप्टर के, रीसेंट अटेम्प्ट को छोड़ के। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट, लिस्ट एनी 5 practices that prevent, restrict, reduce or distort competition in a particular market through abuse of dominant position। जालमो ने 5 एग्जाम्पल्स पूछ डाली कि 5 वो एग्जाम्पल्स दे दें जिसके थ्रू आप ये डोमिनेंट पोजीशन वाली बात साबित कर सकें। तो आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखनी होंगी, खुद से लिखेंगे तो 3 शायद अच्छी लिख लें, याद किया हुआ होगा तो 5 बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल चैप्टर 16, 17, 18 याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही हैं कि यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऑलरेडी इतने सिनेरियो बन जाते हैं कि उसके बाद नंबर बचते नहीं यहाँ पे कवर करने के लिए। डन। तो अब जो है वो फिर मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो उसको क्लोज करें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ताला कल एक लास्ट डे के लिए इंशाल्लाह इकट्ठे होते हैं। पहले 2 सेशन में मैक्सिमम सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे और लास्ट सेशन में सिर्फ सवाल जवाब, जो भी आपके सवाल जवाब आपने नोट किए हुए हैं तो कल लास्ट सेशन में हम सवाल जवाब कर लेंगे। ऑनलाइन जो दूसरे सेंटर्स हैं उनसे भी सवाल ले लेंगे, आपसे भी सवाल ले लेंगे। फेसबुक वालों को तो रात में मैं फेसबुक पर रिप्लाई कर ही रहूँगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये अब क्लोजिंग के लिए मैं ICAP को Dear students, we have completed the 4th or 5th exam focus revision session of CAP 4 Business Law. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For this devotion and dedication, please give a big round of applause for Sayyid Atif Abidi. Sir, thank you very much, sir, for delivering such a fruitful session, mashallah. CAP 4 Business Law next session will be conducted tomorrow on February 17, 2023 from 2 p.m. to 5:30 p.m. Today we have another session on CAP 7, Company Law by Mr. Zahid Kavi from 6 p.m. to 9 p.m. Till then, take care. Allah Hafiz.